आज हम 9th क्लास के लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है जी? ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड? 3 मेथड। पहला मेथड आपके पास है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा क्या है जी? रेडिएशन। ये पूरा चैप्टर इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चौथी इसमें कोई चीज़ नहीं है, बस इन्हीं के बारे में हमने स्टडी करना है। अब पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। अक्सर आपने देखा होगा, आप एक स्पून यानी चम्मच स्टील का या कोई भी आप चम्मच मेटल का ले लें, उसको आप चूल्हे पे रख दें, ठीक है ना। उसका एक हिस्सा जो कर्व वाला हिस्सा था वो चूल्हे पे रख दें। सपोज ये वाला स्पून का हिस्सा आपने चूल्हे पे रख दिया, हीट अप हो रहा है, तो स्पून का ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अगर उसमें कोई इंसुलेशन हो, पूरी की पूरी जो स्पून है, चम्मच है, वो मेटल की होगी, ये वाला हिस्सा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपने तो अगले हिस्से को गर्म किया था, टेम्परेचर तो उससे मिल रहा है, आगे टेम्परेचर कैसे ट्रांसफ़र हो गया? देखिए, स्पून मेटल है और मेटल्स आपको पता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और एटम्स भी हैं। जब वो हीट अब्जॉर्व करेगा, एटम वाइब्रेट करेंगे, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे, वो अपनी एनर्जी आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को देंगे। इस तरह एनर्जी क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहेगी और इन द एंड जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा, वहाँ तक ट्रांसफ़र होगी और वो जो स्पून होगी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। सवाल ये है कि गर्म हो गई, लेकिन ये हीट का ट्रांसफ़र का कब तक काम रहेगा? जब तक टेम्परेचर पहले हिस्से से एंड तक हिस्से का बराबर नहीं आ जाता। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। जब टेम्परेचर बराबर आ जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या हुआ? एटम और इलेक्ट्रॉनों की वाइब्रेटरी मोशन से हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेटल्स में होते हैं, in solid from hot to cool parts of the body is called conduction। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी मेटेलिक वाली, ठीक है। बाकी आगे इसके यूजेस पढ़ेंगे, उससे भी आपको बहुत सारी कंडक्शन की कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यूजेस इसका सिंपल यूज़ है, डोमेस्टिक यूज़ है कंडक्शन के। तो अब चलते हैं हमें थर्मल कंडक्टिविटी की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है जी? थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपके पास एक मेटेलिक बॉक्स है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जी? आपके पास ए शेप इसकी क्यूबिकल बना दें और इसकी लेंथ क्या है जी? आपके पास एल है। लेंथ और थिकनेस यहाँ दोनों में आप एल ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा T1 है और ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है इधर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है जी? T2 है, ठीक है। अब जाहिर बात है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसको ट्रांसफ़र होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन यूनिट टाइम, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन यूनिट टाइम वो रेट ऑफ हीट फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रेट ऑफ हीट फ्लो। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को आप Q/T से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? Q/T से। अब ये जो रेट है Q/T, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है कि हीट ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। हीट को आगे ट्रांसफ़र होने के लिए जितना रास्ता, क्योंकि सॉलिड है, जितना रास्ता यानी मिलेगा वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास सॉलिड बारीक है तो हीट को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। अगर सॉलिड चौड़ा है, वाइड है, ठीक है, तो उसको वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड वाइड होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस पे डिपेंड कर रही है जी? एरिया पर। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। ये भी क्या आ गया? डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर मैंने T1 - T2 लिखा है, T2 - T1 नहीं लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि T1 बड़ा है और T2 क्या है? यहाँ पर छोटा है। अब डायग्राम की तरफ देखें, हीट पहले T1 को मिल रही, फिर T2 की तरफ जा रही है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास थिकनेस या लेंथ। थिकनेस या लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ हीट फ्लो, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। अब इन तीनों रिलेशन को कंबाइन कर लें। जब तीनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे आप, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इधर कर लें ये तीनों रिलेशन कंबाइन, Q/T प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास
एरिया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया जी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो खत्म कर दिया, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया और इधर आपके पास आ गया एल। यहां से क्यूब की वैल्यू निकाली तो के टी ए T1 माइनस T2 आवर एल आ गया। ऊपर वाला फार्मूला जो सा है वो आपके पास रेट ऑफ हीट फ्लो है और नीचे आपके पास है हीट का फार्मूला। तो दोनों फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज़ होने हैं। तो ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे के की। के क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। के की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आपके पास आ जाएगा क्यू एल डिवाइडेड बाय टाइम एरिया T1 माइनस T2। ये के का फार्मूला आ गया। अब के का यूनिट निकालना है तो के का यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू का यूनिट जॉल, एल का मीटर, टी का यूनिट क्या आता है जी, टाइम का सेकंड, एरिया का मीटर स्क्वायर और उसका केल्विन आ गया। तो एक इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया जी जॉल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर पर केल्विन। अब आपको पता है जॉल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के, तो ये यूनिट आ जाएगा। अब ये के यूनिट भी आ गया, के का फार्मूला भी आ गया। अब जो के है ना थर्मल कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। यानी जो वैल्यू आपके पास कंक्रीट की होगी वो वैल्यू आपके पास ये समझ लें कि मेटल्स की नहीं होगी, मेटल की भी वैल्यू डिफरेंट होती है। जो वैल्यू आपके पास ग्लास